एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल की 53rd मीटिंग में कौन कौन से मेजर चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि बहुत सारे आइटम के रेट चेंज हो चुके हैं, तो अब आपको न्यू रेट ही लगाने होंगे आइटम पे अगर आप सेल करते हैं। अभी इसकी कोई भी नोटिफिकेशन जीएसटी की साइट पर नहीं आई है, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन जीएसटी की साइट पर आ जाएगी उसके बाद से आपको ये इम्प्लीमेंट करने होंगे रेट्स वगैरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ये हाईलाइटेड पोर्शन देख लीजिए और आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से, और पूरा ये मैं रीड नहीं करने वाली हूँ। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊँगी, क्लैरिफाई कर दूँगी, लेकिन बाकी सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चेंज हुआ है फॉर्म GSTR 7। फॉर्म GSTR 7 किसे फाइल करना होता है? फॉर्म GSTR 7 फाइल करना होता है रजिस्टर्ड पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स, यानी कि जो भी TDS डिडक्ट करते हैं उन सभी को GSTR 7 की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो इसमें बस ये कहा गया है कि ये रिटर्न आपको हर महीने फाइल करनी है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने कोई TDS डिडक्ट किया है या नहीं किया। लेकिन इसमें कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी अगर आपकी निल की रिटर्न है। वैसे जीएसटी में GSTR 3B वगैरह अगर हम फाइल करते हैं निल की होती है तब भी हमें लेट फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन GSTR 7 के केस में अगर निल की रिटर्न है तो इस केस में आपको कोई भी लेट फीस पे नहीं करनी है। सेकंड चेंज क्या हुआ है, ये भी एक मेजर चेंज है। B2C में आपने देखा होगा कि GSTR 1 में एक B2C लार्ज का ऑप्शन आता है। इसमें हम सारे लार्ज इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। लार्ज इनवॉइस कौन से होते थे? जिनकी अमाउंट 2.5 लाख से एक्सीड करती थी। लेकिन अब इस लिमिट को कर दिया गया है 1 लाख, यानी कि 1 लाख और इससे ऊपर वाले जो भी आपके इनवॉइस हैं ये सारे आपको रिपोर्ट करने होंगे टेबल नंबर 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 ऑफ IGST एंड सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट टू कर्टेल द रिफंड ऑफ IGST इन केस वेयर द एक्सपोर्ट ड्यूटी इज़ पेबल। इसमें क्या कहा गया है कि आप अगर कोई भी आइटम कोई भी गुड्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, अगर इस गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो आपको इसका कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक्सपोर्ट करते समय टैक्स पे किया था या फिर नहीं किया था, तो इसका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। साथ में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा SEZ यूनिट को भी, क्योंकि SEZ को अगर हम कुछ सप्लाई करते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट ही मानी जाती है। तो ये प्रोविज़न एक्सपोर्ट पर भी SEZ और एक्सपोर्ट दोनों पर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, ये सारी चीज़ें अभी रिकमेंडेड हैं। जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तब तक ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको वेट करना है। अभी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी कैसे ये एप्लीकेबल होगा, सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ अभी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि सेक्शन 73 एंड 74 के साथ में एक इंसर्शन हुआ है एक सेक्शन का 74A। 74A क्या है? जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन 73 और 74 के जो केसेस होते हैं इसमें डिमांड नोटिस इशू की जो डेट होती है, टाइम लिमिट होता है, ये दोनों में अलग अलग होता है। 73 में कौन से केसेस आते हैं? जो अदर देन फ्रॉड है, और 74 में केसेस आते हैं जो फ्रॉड वाले हैं। तो दोनों की टाइम लिमिट अलग अलग थी, लेकिन अब एक नया सेक्शन इन्होंने इंसर्ट कर दिया है, सेक्शन 74A। सेक्शन 74A में क्या हुआ है, इसमें एक कॉमन टाइम लिमिट बना दी जाएगी दोनों ही सेक्शन के केस को, मतलब डिमांड नोटिस को इशू करने के लिए। ठीक है, और साथ ही में एक और चेंज क्या हुआ है, ऑल्सो द टाइम लिमिट फॉर द टैक्स पेयर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिड्यूस पेनल्टी बाय पेइंग द टैक्स डिमांडेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट हैज़ बीन रिकमेंडेड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 30 डेज टू 60 डेज। जैसा कि GST के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें एक टाइम दिया जाता था कि अगर हम डिमांड नोटिस के बाद विदिन 30 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं तो हमें कम इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है, तो इस 30 डेज़ को अब इंक्रीज़ करके 60 डेज़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आ गया है बायोमेट्रिक बेस आधार अथेंटिकेशन ऑल इंडिया बेसिस। अभी पहले ये केवल कुछ ही स्टेट में एप्लीकेबल था, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में अप्लाई कर दिया जाएगा कि आप अगर कोई भी GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक बेस आधार अथेंटिकेशन कराना होगा। इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, कैसे होता है बायोमेट्रिक बेस आधार अथेंटिकेशन, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है The Council recommended amendment in Rule 142 of CGST rule and issuance of a circular to prescribe a mechanism for adjustment of an amount in respect of demand through GST DRC 03 against the amount to be paid as free deposit of the filing the appeal। जब हम अपील फाइल करते हैं तो हमें एक प्री डिपॉजिट देना होता है, और लेकिन जब हम डिमांड पे करते हैं तो वो किससे होती है? DRC 03 से होती है। तो इस अमाउंट को
सेट ऑफ, यानी कि सेट ऑफ करने का ये प्रोविज़न आपको दिया गया है कि जो हमने पहले पे कर दिया है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं DRC 03 फाइल करते समय, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर penal provisions applicable only for those e-commerce operator who are required to collect tax under section 52 of the CGST Act and not to the e-commerce operator। ये कौन से penal provision है? 122 सेक्शन 122 1B में कुछ पेनल्टी के प्रोविज़न दे रखे हैं। ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2023 से ये सारे पीनल प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन केवल उन्हीं पर ये पीनल प्रोविज़न लगेंगे जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो TCS कलेक्ट कर रहे हैं केवल उन्हीं पर ही पीनल प्रोविज़न लगेंगे और बाकी किसी पर भी नहीं लगेगा। यानी कि इसका क्या किया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, GST Council recommended that the filing of annual return form GSTR 9 or 9A for the financial year 23 and 24 may be exempted for taxpayer having the aggregate annual turnover up to 2 करोड़ रुपीज़। यानी कि जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है उनको GSTR 9 और 9A फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनको कर दिया गया है एग्जम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म GSTR 1A आ चुका है। अभी तक हम GSTR 1 फाइल करते थे तो उसमें अमेंडमेंट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, हम उसको नेक्स्ट मंथ ही अमेंड कर पाते थे। लेकिन अब GSTR 1A को लाने वाले हैं GST की साइट पर। GSTR 1A में क्या होगा, GSTR 1A में हम चेंज कर पाएंगे, अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, कोई इन्वॉइस रह गया है तो हम उसको GSTR 1A में ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमने फाइल की GSTR 1 और हमारे 2 इन्वॉइस रह गए GSTR 1 में डालने के लिए, तो हम उसको GSTR 1A में डाल देंगे और इससे रिलेटेड जो भी टैक्स होगा वो 3B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, बिफोर फाइलिंग द GSTR 3B फाइल करने से पहले GSTR 1A में आप करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कुछ क्लैरिफिकेशन आप एक बार रीड कर सकते हैं इसको। मैं आपको अभी केवल इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ही बता रही हूँ या जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अमेंडमेंट इन रूल 88B ऑफ CGST रूल 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट ऑन डिलेड इन फाइलिंग रिटर्न इन केस वेयर द क्रेडिट इज अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सेट रिटर्न। इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई भी रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो भी हमारी टैक्स की अमाउंट होती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा गया है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो बैलेंस है तो उस बैलेंस को सेट ऑफ करने के बाद आपका जो टैक्स आ रहा है केवल उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, बाकी के अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चेंजेस इन ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 4। GSTR 4 की अभी तक ड्यू डेट क्या थी, 30 अप्रैल, लेकिन अब इस ड्यू डेट को कर दिया जाएगा 30 जून। लेकिन ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि अभी तक जो हो चुका है, अभी जो GSTR 4 फाइल हुए होंगे अप्रैल तक, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो लोग फाइल करेंगे GSTR 4 उसकी लास्ट डेट हो जाएगी 30 जून। हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है कि अगर आपका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो रिलेटेड था इन फाइनेंशियल ईयर से 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं अप टू 30/11/2021। मतलब इन सारे ईयर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था अगर हमने 30/11/2021 तक अवेल किया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा नोटिस आया था कि आपने ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों अवेल किया है, ये तो प्रीवियस पीरियड का था, तो ये सारे केसेस आपके अब हट जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अमेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिडक्शन इन रेट ऑफ TCS, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। TCS टू बी कलेक्टेड बाय द ECOs फॉर सप्लाई बीइंग मेड थ्रू देम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं ये जो TDS डिडक्ट करते हैं इनके TDS के रेट को अब कर दिया गया है। पहले ये TDS का रेट था 1%, लेकिन अब इसको कर दिया गया है 0.5%। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल टैक्सेशन ऑफ ENA अंडर GST, यानी कि अब GST में इंक्लूड करने वाले हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको अभी तक GST से बाहर रखा गया था, लेकिन अब इसको भी GST में इंक्लूड करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर फाइलिंग द अपील अंडर GST। जब हम GST में अपील फाइल करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट प्री डिपॉजिट
करानी पड़ती है, इसके बाद ही हम अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन अब इस अमाउंट को भी अब रिड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन बाय फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अंडर जीएसटी। जीएसटी में मॉनेटरी लिमिट for filing the appeal in GST by the department before the GST appellate tribunal। ये किसके लिए है? ये टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए है। डिपार्टमेंट जब डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है तो उसकी लिमिट्स क्या है कि अगर 20 लाख तक का केस है तो आप कहाँ पर फाइल करेंगे अपील। 1 करोड़ तक का केस, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का केस है तो आप कहाँ पर हाई कोर्ट में कर सकते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा का है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। इस तरीके से ये टाइम लिमिट्स में चेंज किया गया है। नेक्स्ट है मेजरमेंट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रेड, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 128A इन CGST एक्ट टू प्रोवाइड द कंडीशनल वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। बहुत सारे केसेस चल रहे थे 17-18, 1919-20 के, जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स की अमाउंट थी और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी की अमाउंट काफ़ी हो चुकी थी। तो इन सारे केसेस में इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव कर दिया जाएगा अगर वो पर्सन टैक्स की अमाउंट को 31 मार्च 2025 तक डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे केसेस अब आप निपटा सकते हैं केवल टैक्स की अमाउंट को पे करके। आपको कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सारे केसेस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी में कुछ सर्विसेज और गुड्स पर रेट चेंज हुआ है, तो आप प्लीज़ ये एक बार खुद देख लीजिएगा, आप रीड कर लीजिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से आइटम पर रेट चेंज हो चुके हैं। लेकिन अभी आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है जीएसटी की साइट पर। ये सारे चेंजेस अभी रिकमेंडेड हैं, एप्लीकेबल अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन सारे टॉपिक्स में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।